हेलो एनडीसी ईडीओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो प्लांक थ्योरी थी वो देखी थी और उसमें बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल कहते हैं। हम एक दो न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं आज। ऐसा अगर ये बोल दे आपको फाइंड करने के लिए वेवलेंथ दे दे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा ले, या फ्रीक्वेंसी दे दे वेवलेंथ फाइंड करवा ले, एनर्जी फाइंड करवा ले, तो ये बोल दे कि एक वॉयलेट कलर की लाइट है हमारे पास, वॉयलेट रेज हैज 4000 एंगस्ट्रॉन wavelength, then find frequency and energy. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या था सबसे पहले तो वो देखें। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन था वो क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ये था सी जहाँ स्पीड ऑफ लाइट थी, लेमडा वेवलेंथ, और म्यू जो थी वो फ्रीक्वेंसी थी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमारे पास अगर ये वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो वेवलेंथ क्या मिलेगी, 4000 एंगस्ट्रॉन है। बट एंगस्ट्रॉन में और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये रिलेशन होता है। तो हम चेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4000 × 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में चेंज कर लिया है। अब इसको सोल्व कर ले तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3/4 × 10⁻8 × 10⁻7 सेकंड इनवर्स ये मिलेगा। या फिर सेकंड इनवर्स की जगह हम हर्ट्ज भी यूज में ले सकते हैं या साइकिल पर सेकंड भी यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 10⁻15 हर्ट्ज, और यहाँ पर 3/4 मिल जाएगा 0.75, या फिर 7.5 लिखें तो एक पावर हम कम कर लेंगे, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब इसके बाद में अगर एनर्जी फाइंड करें तो एनर्जी का क्या रिलेशन था, E = H म्यू, या फिर हम H/c/बाई लेमडा भी यूज में ले सकते हैं, दोनों ही यूज में ले सकते हैं। H क्या था, कांस्टेंट था, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, H = 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड, ये वैल्यू थी। तो आप यहाँ यूज में ले सकते हो। एच सी की वैल्यू भी डायरेक्ट बताए थे कि सी की वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा, 20 × 10⁻26। तो हम ये वाला यूज में ले लेते हैं, H/c/बाई लेमडा, तो क्या मिलेगा 20 × 10⁻26 अपॉन लेमडा की क्या वैल्यू है, 4 × 10⁻7। अभी देखा था कि जैसे ही एंगस्ट्रॉन से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें इतना मीटर मिलेगा। इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20/4 जो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻26 जो है -7 उससे कम हो जाएगा, ऊपर जाके पावर प्लस होगी, तो ये कितना मिलेगा, 5 × 10⁻19 जूल। ये हमारे को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको फाइंड कर सकते हैं अलग अलग यूनिट के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी देते तो भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं और वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये इनमें रिलेशन था। आज क्लास में हम जो है वो नेक्स्ट मॉडल जो है वो स्टडी कर लेते हैं, नील्स मॉडल। नील्स बोर ने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी कि फर्स्ट ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा पाए थे, तो वो जो है नील्स बोर ने समझा दिया था अपनी पोस्टुलेट के थ्रू। तो नील्स बोर मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोर मॉडल, इसमें जो सबसे पहले फॉर्मूले यूज में आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कूलाम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो उसको हम क्या लिखेंगे, कूलाम्ब फोर्स टू चार्ज के बीच में होता है, वो होता है K/Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 और Q2 चार्ज है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, या फिर 1/4πε0। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, mvr। ये हमें फॉर्मूला मिलता है। एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या मिलेगा mv²/r। ये कंडीशन है, ये हमें याद रखना है, जो इसमें यूज में आएंगे, बेसिक है। अब नील्स बोर ने क्या बताया वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नील्स बोर ने सबसे पहले तो ऐसे ये बताया कि जो एटम जो होता है, ये हमारे पास एटम है और एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट क्या बताया उन्होंने कि एटम का जो सेंटर होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो नील्स बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हुई, कुछ पोस्टुलेट दी, उनमें से फर्स्ट क्या थी कि जो एटम होता है उसके सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट है और कंप्लीट जो मास होगा वो भी सेंटर में ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर से। ये न्यूक्लियस है और इसके आउटसाइड ये ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी सेल के अंदर। फिर उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो जिस क्लास में चक्कर लगा रहे हैं उसी के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने तो ये बता दिया, रदरफोर्ड इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही जो रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कुछ भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। ये उनकी पोस्टुलेट थी। उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी ले रहा है, गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हायर क्लासेस में जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली, एनर्जी गेन कर ली, एनर्जी गेन कर ली, तो वो किस में जाएगा, हाई क्लास में जाएगा, या फिर इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी अगर लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, लोअर क्लास में आएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा। ये था। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी का ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, जिससे क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स भी लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, तो वो उसके अंदर आ जाना चाहिए, बट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से डिफाइन कर सकते हैं, Q1 Q2/r², वो किसके इक्वल होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं यहाँ से, Q1 Q2/r² = mv²/r, ये यहाँ पर इक्वल होते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन हर कोई सी क्लास में चक्कर भी नहीं लगाएगा, कि ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव करके कहीं पर भी चला गया। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनके एंगुलर मोमेंटम जो है वो जो h/2π का इंटीग्रल नंबर हो। इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π का इंटीग्रल नंबर हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं जो ऑर्बिट है या फिर उन्हीं कक्षा जो है उनमें चक्कर लगाएगा जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें यहाँ पर इंटीजर मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी n की वैल्यू। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, h/2π 2h/2π। यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 1/3 ये नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या मिल सकती है, h/2π 2h/2π 3h/2π एंड 4h/2π की। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं क्लासेस में रिवॉल्व करेगा जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू हो, बाकी में चक्कर नहीं लगाएगा। और फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्योंकि वहीं पर वो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, जब तक ना एनर्जी का लॉस कर रहा है ना गेन करेगा। जैसे एनर्जी का गेन करेगा तो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, इट मीन्स आउटर ऑर्बिट में था, हायर पोजीशन में था, अपनी एनर्जी लॉस कर दी, तो क्या करेगा, वो लोअर क्लासेस में आ जाएगा, या फिर लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, या फिर आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आ जाएगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में तब तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा,
और जैसे अब ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, किस ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, वो इनके एनर्जी पर बेस्ड होता है, वो इनके एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, इस तरीके से ऑर्बिट है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करेगा। के ऑर्बिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट ऑर्बिट। फिर एल को हम क्या बोलेंगे, सेकंड सेल, एम को थर्ड सेल, एन को फोर्थ और फिफ्थ। इस तरीके से कंटिन्यूसली ये चलते रहते हैं। ये बेस्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उस बेसिस पर वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कौन, जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किन किन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। वो किससे यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसकी वजह से क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। ये इन्होंने पोस्टुलेट दी थी। तो सबसे पहले पोस्टुलेट इन्होंने क्या दी कि इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे और जो एटम है उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और उसमें कंप्लीटली मास रहेगा। फिर क्या होगा, चारों तरफ जो ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अब कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, किस में करे, तो ये भी बता दिया कि जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π हो, या फिर ये बोल सकते हैं H/2π का इंटीग्रल नंबर हो, तो उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते क्या होगा, हायर क्लासेस में चला जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही एनर्जी का लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में या फिर हायर क्लासेस से कहाँ आ जाएगा, लोअर क्लासेस में आ जाएगा। उसके बाद में अगर इस पोस्टुलेट की हेल्प से हमें क्या मदद मिली, जो रदरफोर्ड थे उनकी जो ड्रॉबैक्स थी वो पूरी होगी। जैसे रदरफोर्ड ने ये स्टेबिलिटी का नहीं बता पाए थे, तो यहाँ इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन कैसे, कि इलेक्ट्रॉन जब तक ना एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है तब तक तो वो कुछ नहीं करेगा, फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करता रहेगा। फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा तो ना तो एनर्जी का लॉस होगा ना ही गेन होगा, उसकी एनर्जी उतनी की उतनी ही बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, वो स्टेबल कंडीशन में होगा। तो ये 6 पोस्टुलेट थी जो नील्स बोर्न ने दी थी, हमें ये यूज में लेने हैं। जैसे कूलम्ब फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, सेंट्रीफ्यूगल, वैसे तो याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो ये नोट कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो यूज में आ रहा है। कि पोस्टुलेट थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, उसको बाहर की तरफ जाने से रोक रहा है, इसलिए। अब यहाँ पर एक क्या था, एंगुलर मोमेंटम कहाँ यूज में आ रहा है, NH/2π, जहाँ पे जो H/2π का कंप्लीट इंटीग्रल हो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसी क्लासेस में मूव करेगा। अगर हम अब इसकी हेल्प से साइज़ की बात करें, एटॉमिक साइज़ तो स्मॉल होता है, वो तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। बट अगर साइज़ कैलकुलेट करना चाहे रेडियस, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं बोर मॉडल की हेल्प से। हमने ये ज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m मास है, E उसके ऊपर चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब है, E है, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो ऑर्बिट है स्टेशनरी ऑर्बिट उसके अंदर मूव कर रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट पोस्टुलेट थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं बोर की जो पोस्टुलेट है वो यूज में लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। जो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने कैसे लिखा था, K/Q1Q2/R², यही था। और हम ये मान लेते हैं कि Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q1 और Q2 क्या क्या ले लेंगे हम, प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये ले लेंगे प्रोटॉन। R क्या होगी, उनके बीच की डिस्टेंस होगी। और K क्या होगा, K क्या है, कांस्टेंट है जो होगा 1/4πε0। और एप्सिलॉन क्या क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी, या फिर हम K की वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ये कांस्टेंट होता है। तो ये इसकी वैल्यू है जो हमें यूज में लेनी है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो Z एटॉमिक नंबर हो गया, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू बोर क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं क्लासेस के अंदर मूव करेगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी, h/2 का पूर्ण गुणज, mvr इजिकल टू nh/2 यही था कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल कर दिया, nh/2 के इक्वल कर दिया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लें कि v की वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनेगी, v इजिकल टू nh/2 mr, ये यहाँ से इसकी वैल्यू बनेगी। ये इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब जो फर्स्ट इसके पहले था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनको कौन बैलेंस कर रहा है, तो उनको कौन बैलेंस करेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उनको कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पर mv² अपॉन आर, यहाँ पर बैलेंस करेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। हमारे पास v की वैल्यू है, Q1 Q2 की वैल्यू है, क्या क्या है Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की तो क्या है, z है जो प्रोटॉन है, और Q2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, r क्या हो जाएगी उनके बीच की डिस्टेंस, और k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो एक स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्या हो जाएगा, mv²/r। ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू पुट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, हम इस साइड लिख लेते हैं ये mv², या फिर हम इस साइड लिख लेते हैं mv²/r, से मूव ना करना पड़े। mv²/r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर/r, ये हमारे पास वैल्यू है। हम यहाँ से क्या कर ले, v की वैल्यु पुट कर लेते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू nh/2 mr, जो हम यहाँ पुट करते हैं m/r, जो क्या मिलेगा हमारे पास, सॉरी r², nh/2 mr, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर/r²। ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू मिली। सोल्व करें तो क्या मिलेगा, m² n² h²/r 4π² m², ये ऊपर तो ओनली m ही है, और यहाँ पर r², ये मिला इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर/r²। अब अगर आप देखो तो यहाँ r² से r² कैंसिल हो जाएगा, r² से क्या हो गया, r² कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक m की वैल्यू कैंसिल हो गई, और हमारे पास क्या मिले, बाकी कांस्टेंट मिले। तो हम क्या करते हैं, r को हम यहाँ पे ले जाते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास् क्या मिलेगा, ये उस साइड तो क्या हो जाएगा, ये ओनली r हो जाएगा, ये जो यहाँ से जा रहा है, और इधर क्या बन जाएगा, n² h² अपॉन 4π² m के जेड ई स्क्वायर। जेड तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, या फिर जेड क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये क्या बनेगी हमारे पास, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू क्या है 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, पाई 3.14 है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, के 9 × 10⁹, और के जेड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, और ई क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, पाई की वैल्यू क्या बनेगी 3.14, और यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद में और क्या कांस्टेंट है हमारे पास, k, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.4πε0, या फिर 9 × 10⁹, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारे पास कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू पुट करें तो किस तरीके से करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं और वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं कि रेडियस कितनी बनेगी हमारे पास। तो क्या बनेगा ये, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² mkZe स्क्वायर। ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू बनी। तो पुट करते हैं हम वैल्यू r इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल हमें पता नहीं कि किस सेल के अंदर ऑर्बिट मूव कर रहा है, तो डिफरेंट के लिए अलग हो जाएगा। फिर जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो h की वैल्यू क्या होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4π की वैल्यू कितनी है 3.14 स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻9 एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साथ में क्या है z। ये हमारे पास वैल्यू मिली है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगी हमारे पास, रेडियस की वैल्यू क्या होगी एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर इसको हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 0.529। ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी कि हम उस ऑर्बिट की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एन की वैल्यू दे दे, जेड की वैल्यू दे दे, ये बता दे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है। अगर ये बोल दे हाइड्रोजन का एटम है तो जेड की वैल्यू हमारे पास पता है 1 होगी। अगर ये बोल दी हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 होगी। और ये बता दें कि नंबर ऑफ सेल कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, तो हम पता लगा सकते हैं रेडियस का। हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कि कौन से ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एक तो हमने ये पोस्टुलेट ली थी कि हमारे पास क्या है, जो चार्ज लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। उसको बैलेंस करके रखेगा। वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी प्रोटॉन की तरफ आना चाहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, यानी न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटसाइड होता है, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होती है। इस वजह से क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाने की ट्राई करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लाने की ट्राई करेगा। तो ये इसको बैलेंस करके रखेगा। फिर हमने एक पोस्टुलेट क्या यूज में ली कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं क्लासेस में मूव करेगा जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो, NH/2π हो, बाकी क्लासेस में मूव नहीं करेगा। इसलिए एक पोस्टुलेट ये यूज में ली। हमने v की वैल्यू निकाली कौन से वाली से, फर्स्ट वाली से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π से v की वैल्यू निकाली और सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर v की वैल्यू पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन में हमने क्या कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास ये मिला। हमने जब इसको सॉल्व किया तो लास्ट वैल्यू हमें ये मिली कि रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² mkZe स्क्वायर। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम याद नहीं रख सकते, तो जो भी कांस्टेंट हम उसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ही कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखी तो हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारे पास क्या मिल गई, रेडियस की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, इसके ऊपर देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल, इससे हमारे को क्लियर हो जाए कि यूज में कैसे लेना है। यहाँ पर आपको जो रेडियस मिलेगी उसकी यूनिट क्या लगाओगे आप, यूनिट नहीं लगाई, उसकी यूनिट लगाना आप एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर जो भी रेडियस मिलेगी वो किस में मिलेगी, एंगस्ट्रॉन में मिलेगी। रीज़न ये भी है कि वो स्मॉल होती है तो हम एंगस्ट्रॉन ही यूज में लेंगे, मीटर या सेंटीमीटर नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। ये बोल दे कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप उसकी रेडियस फाइंड करके बताओ। तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि एन की वैल्यू तो क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि वो सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सेकंड सेल में है। जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन एटम है। कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है। तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, ये बनेगी। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस क्या होगा, 0.529, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास
2 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जेड की वैल्यू 1 है, यही है। तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और जैसे ही 0.529 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0.529 इंटू 4, तो क्या बनेगा ये 9 4 जा 36 और ये क्या बन गया 11 5 20 20 और 1 21, तो ये बनेगा 2.116 एंगस्ट्रॉन, ये इसकी ऑर्बिट की रेडियस निकलेगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अब हम एक सेकंड एग्जांपल और लेके देखें और ये बोल दें कि जो बेरिलियम एटम है उसका इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है, फोर्थ सेल में यानी फोर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहा है। क्या दिया आपको, बेरिलियम एटम दिया है और कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट या फिर फोर्थ सेल में मूव कर रहा है। तो क्या होगा बेरिलियम एटम का, सबसे पहले तो हम जेड देखेंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो कितना मिलेगा हमारे पास 4, क्योंकि ये कितने पर आता है, 4 नंबर पर आता है। फर्स्ट पर कौन, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम और फोर्थ बेरिलियम आ रहा है। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई और हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो गई, एन यहाँ पर हम सेकेंड ऑर्बिट ले लें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एन की वैल्यू 2 मिलेगी। इजी कैलकुलेशन के लिए ली है वैल्यू ये। तो R इजिकल टू क्या हो गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, हमारे पास ये वैल्यू है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, R इजिकल टू 0.529 एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जेड की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉन, तो ये तो कट हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 मिलेगा और ये भी 4 मिलेगा। तो R की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉन। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये इसकी रेडियस होगी। यानी इस रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जो सेकंड ऑर्बिट में कर रहा है बेरिलियम एटम के। तो इस तरीके से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी रेडियस। तो आज की क्लास में हमने नील्स बोर जो मॉडल था उसके बारे में देखा, उसकी पोस्टुलेट देखी। एक बार वापस रिवाइज करें तो पोस्टुलेट क्या थी कि इलेक्ट्रॉन में जो एटम होता है उसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है जो हमें पहले ही पता लग चुका है। अब प्रोटॉन क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन पर, और अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो दूर की तरफ जाएगा तो वो उसको बैलेंस करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो, NH/2π हो, बाकी में मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, क्योंकि उस ऑर्बिट में ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना लॉस होता है। जब तक वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस गेन की कुछ कंडीशन नहीं होगी। बट इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करेगा इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का लॉस करके आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास पोस्टुलेट थी। तो एक पोस्टुलेट तो हमारे पास क्या बन गई थी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π है। दूसरी जो हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज क्या था, चार्ज किसके इक्वल है, किससे बैलेंस हो रहा था, mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देखा था। फिर हमने इस पर बेस्ड जो रेडियस है उसको फाइंड किया कि रेडियस को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमें फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो आज की क्लास में हमने देखा, कल हम जो है वेलोसिटी और इस पर बेस्ड जो एनर्जी है कि एनर्जी कैसे फाइंड करें वो सीखेंगे। थैंक यू।